हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि जल संधि क्या होती है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जैसे जिब्राल्टर, मलक्का जल संधि, बाबा अलमंदेव जल संधि, इन सब के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किन किन समुद्र और महासागरों को जोड़ती है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो जल संधियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये इंपॉर्टेंट क्लास, विश्व की जल संधियां। सबसे पहले बात करते हैं जल संधि या जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं, होता क्या है। तो जब दो बड़े भागों को जोड़ता है, ये जो जल होता है जब दो बड़े भागों को जोड़ता है या स्थल के दो भागों को क्या करता है, अलग करता है। तो जब जल के दो भागों को जोड़ता है या स्थल के दो भागों को अलग करता है तो मध्य में एक सकरा रास्ता होता है। वो किस तरह का होता है, डमरू के आकार जैसा होता है। किस तरह का होता है, डमरू के आकार जैसा होता है। और ये जब बहुत सकरा होता है तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं, और जब ये चौड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। तो जल के दो बड़े भागों को जोड़ना या स्थल के दो बड़े भागों को क्या करना, अलग करना। तो जो जल डमरू मध्य होता है वो क्या करता है, या तो जल के दो बड़े भागों को जोड़ता है, जैसे इधर कोई सागर है और इधर कोई सागर है, दो सागरों को आपस में जोड़ दिया। या दो बड़े भूभागों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। या दो बड़े भूभागों को क्या करता है, जैसे ये और ये भूभाग है, इन दोनों को जोड़ता है। तो इनके मध्य का जो ये सकरा रास्ता होता है जो डमरू के आकार का होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगर ये रास्ता सकरा है तो इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं, और अगर ये रास्ता चौड़ा है, अगर ये रास्ता बहुत चौड़ा है तो इसको क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। अब बात की जाए विश्व की प्रमुख जल संधियां जिनको जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। तो विश्व की कुल प्रमुख अलग अलग जल संधियां जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे बेरिंग जल संधि, हडसन जल संधि, डेविस जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मैगलन जल डमरू मध्य, या बास्पोरस जल संधि, या बाबा अलमंदेव जल संधि, या हारमुज जल संधि, या पाक जल संधि, या मोजाविक जल संधि। जल संधि और जल डमरू मध्य का मतलब एक ही होता है, अगर जल संधि बोल सकते हैं या जल डमरू मध्य। जैसे बोस जल संधि, टॉरेस जल संधि और मलक्का जल संधि, ये कुछ जल संधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम एक एक करके इन जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरिंग जल संधि की। किसकी बात करते हैं, बेरिंग जल संधि की। तो सबसे पहले हम किस जल संधि की बात करेंगे, ये जो बेरिंग जल संधि है इसकी बात करते हैं। तो ये चूकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो जो ये हमारी बेरिंग जल संधि जिसको जल डमरू मध्य कहा जाता है, ये चूकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। देखिए चूकी सागर है वो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किसका है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है चूकी सागर, और इधर जो बेरिंग सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो जो बेरिंग जल डमरू है ये चूकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, या हम ये भी बोल सकते हैं ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दोनों ही सही है, क्योंकि जो चूकी सागर है वो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और जो बेरिंग सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसलिए जो बेरिंग जल संधि है वो चूकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, या हम ये भी बोल सकते हैं ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। जो ये हमारी बेरिंग जल संधि है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और एशिया के कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे एशिया का जो रूस है उसको, उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। और ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है, अलग करती है। तो जो बेरिंग जल संधि है ये चूकी सागर और बोरिंग सागर को जोड़ती है। अब हम ये भी बोल सकते हैं या कि ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये एशिया, रूस और उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है उनको क्या करती है, अलग करती है। तो एशिया का जो रूस क्षेत्र है, देश है, और उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का देश है उसको क्या करती है, ये जल संधि अलग करती है। ये दो महाद्वीपों को अलग करने वाला एक प्रमुख जल डमरू मध्य है। ये जो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला एक प्रमुख जल डमरू मध्य है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इसके समांतर गुजरती है।
जो अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा जिसको 180 डिग्री देशांतर रेखा बोले जाते हैं, वो कहाँ से गुजरती है? इसी बेरिंग जल डमरू मध्य के कहाँ से गुजरती है? समांतर गुजरती है। याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा किसके समांतर गुजरती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य के समांतर गुजरती है। ये रूस के पूर्वी किनारे और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम किनारे के बीच स्थित है। तो ये रूस है, तो रूस का ये पूर्वी किनारा हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये कौन सा किनारा हो गया? पश्चिम किनारा हो गया। तो रूस के पूर्वी किनारे और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम किनारों के बीच में कौन सी जल डमरू मध्य है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य चूकी सागर बेरिंग सागर को जोड़ती है, या आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। एशिया का रूस और उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र? अलास्का क्षेत्र है, उसको क्या करती है? ये अलग करती है। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है? समांतर है। तो अभी हमने बेरिंग जल संधि की बात की। किसकी बात की? बेरिंग जल संधि की बात की। अलास्का और रूस को क्या करती है? अलग करती है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है? बेरिंग जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेविस जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? डेविस जल डमरू मध्य, या जिसको डेविस जल संधि भी कहते हैं। ये बेपिन की खाड़ी और लेब्रो सागर को जोड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेविस जल संधि। तो देखिए, डेविस जल संधि यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ क्या है? ग्रीनलैंड है। तो जो डेविस जल संधि, अगर आप मैप पर देखोगे, वर्ल्ड मैप पर, तो डेविस जल संधि कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। तो बात की जाए डेविस जल संधि की, तो ये बेपिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो जो हमारी डेविस जल संधि है, ये जो बेपिन की खाड़ी है उसको किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो जो हमारी डेविस जल संधि है, वो जो ये बेपिन की खाड़ी है उसको किससे जोड़ती है? लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये ग्रीनलैंड और बेपिन द्वीप को भी क्या करती है? अलग करती है। ये क्या कर, जो डेविस जल डमरू मध्य है, ये जो हमारा ग्रीनलैंड है और जो बेपिन का द्वीप है उसको क्या करती है? ये डेविस जल डमरू मध्य अलग करती है। ये दुनिया का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य भी इसको माना जाता है। अगर बात की जाए दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि की, तो वो डेविस जल संधि है। वो बेपिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और ये ग्रीनलैंड और बेपिन द्वीप को क्या करती है? अलग करती है। बेपिन की ये डेविस जल संधि, इसको याद रखिए। ये डेविस जल संधि है, ये बेपिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। और लेब्राडोर सागर के अगर स्लैश में जैसे अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है, तो जो लेब्राडोर सागर है ना, वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसलिए अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है। तो अटलांटिक महासागर या बेपिन की खाड़ी को जोड़ती है। हम बोल सकते हैं बेपिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। और ये ग्रीनलैंड और बेपिन द्वीप को क्या करती है? अलग करती है। बेपिन द्वीप कनाडा का है, जिसको क्या करती है? ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो जो डेविस जल संधि है, ये जो क्या करती है? ग्रीनलैंड को बेपिन द्वीप से क्या करती है? अलग करती है। अब बात करते हैं बोस जल डमरू मध्य की। किसकी बात करते हैं? बोस जल डमरू मध्य की बात करते हैं। यह तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो जो हमारी बोस जल डमरू मध्य है, यह तस्मान सागर को हिंद महासागर से बोलती। सबसे पहले अगर हम इसकी स्थिति की बात की जाए, तो इसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया के नीचे होती है। कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? बोस जल संधि। इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे क्या है? तस्मान है। क्या है? तस्मान है। तो जो बोस जल डमरू है, ये तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? इधर तस्मान सागर होता है और इधर क्या है? हिंद महासागर। जो हमारी बोस जल डमरू मध्य है, ये तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और अगर बात की जाए मुख्य भूमि की, तो ये ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है? तस्मानिया से अलग करती है। तो जो हमारी बोस जल डमरू मध्य है, ये तस्मान सागर को किससे जोड़ती है? हिंद महासागर से। इधर क्या है? इधर हिंद महासागर है, इधर का हिस्सा हिंद महासागर का है, और इधर क्या है? तस्मान सागर है। तो जो बोस जल डमरू मध्य है, ये हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। और अगर बात की जाए भूमि की, तो ये ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है? तस्मानिया से अलग करती है बोस जल संधि। तो ये याद रखिए, ये तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से क्या करती है? अलग करती है। बोस जल डमरू मध्य के ऊपर का ये जो भूमि होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, और नीचे किसकी होती है? तस्मान की। तो ये कौन कौन सी भूमि को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया की भूमि को तस्मान से अलग करती है बोस जल डमरू मध्य। और अगर बात की जाए किसको जोड़ती है, तो ये हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। और ये पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आती है। और जो हमारी बोस जल डमरू मध्य है, ये पूरी तरह किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आती है।
नेक्स्ट, अब बात करते हैं पाक जल संधि की। किसकी बात करते हैं? पाक जल संधि की बात करते हैं। ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। अगर बात करें वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप में आपको पाक जल संधि यहां पर मिलेगी। ये आपको श्रीलंका से ऊपर और तमिलनाडु के बीच में आपको जो जल संधि होती है उसी को क्या बोला जाता है? पाक जल संधि बोलते हैं। अगर बात की जाए तो ये मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो जो हमारी पाक जल संधि है जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है, ये मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। और अगर बात की जाए कौन कौन सी भूमि को अलग करती है, तो ये भारत के तमिलनाडु को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। और इसका नाम है वो रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक जल संधि रखा गया। और जो राम सेतु है इसी क्षेत्र में क्या है? स्थित है। जो राम सेतु है वो भी जिसको आडम ब्रिज बोला जाता है वो कहां पर स्थित है? इसी क्षेत्र में स्थित है, पाक जल संधि के पास में। तो जो पाक जल संधि है ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। और अगर बात की जाए तो ये भारत के तमिलनाडु क्षेत्र को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है और राम सेतु इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डोबर जल डमरू मध्य। किसकी बात करते हैं? डोबर जल डमरू मध्य की बात करते हैं। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। अगर बात की जाए वर्ल्ड मैप पे, तो वर्ल्ड मैप पे आपको डोबर जल डमरू मध्य दिखाई देगा। यहाँ पे कौन सा जल डमरू मध्य दिखाई देगा? जो डोबर जल डमरू मध्य, जिसको डोबर जल संधि भी कहते हैं। तो जो डोबर जल डमरू मध्य, जिसको डोबर जल संधि कहते हैं, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है? यहाँ पर डोबर जल संधि है जो इंग्लैंड और फ्रांस के कहां पर स्थित है? बीच में स्थित है। और ये इंग्लिश चैनल का क्या है? सबसे सकरा हिस्सा है। तो इसी से क्या गुजरता है? इंग्लिश चैनल गुजरता है। क्या गुजरता है? इसी से इंग्लिश चैनल गुजरता है। जो डोबर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल का क्या है? सकरा हिस्सा है। तो जब कोई अगर चौड़ा है तो उसको चैनल बोलते हैं, और जब वो छोटा होता है, सकरा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल संधि। तो जो डोबर जल डमरू मध्य है ये इंग्लिश चैनल का क्या है? सबसे सकरा हिस्सा है। ये अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। जो ये डोबर जल डमरू मध्य ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से जोड़ सकती है। और यहीं पे याद रखिए जो इंग्लिश चैनल है ये भी अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? उत्तरी सागर से जोड़ता है। दोनों एक ही चीजों को जोड़ते हैं। और किसको अलग करते हैं? इंग्लैंड को फ्रांस से क्या करते हैं? ये अलग करते हैं। और ये बात की जाए तो इसको यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। जो ये डोबर जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है, जो इंग्लिश चैनल का जो सकरा हिस्सा है उसी को क्या बोलते हैं? डोबर जल संधि बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इंग्लिश चैनल है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये बहुत सकरा है। तो इसलिए सकरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? डोबर जल संधि बोलते हैं। ये इंग्लिश चैनल का ही क्या है? हिस्सा है। तो ये किसको जोड़ती है? डोबर जल संधि। तो ये अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं जो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट, तो अभी हमने किसकी बात की? हमने अभी डोबर जल संधि की बात की जो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से। ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को यहाँ पे क्या? उत्तरी सागर से डोबर जल संधि या जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं वो जोड़ती है। अब बात करते हैं बाबा अल मंदब जल डमरू मध्य या बाबा अल मंदब जल संधि। तो ये लाल सागर को अंदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो अगर हम बात करें मैप पर, तो मैप पर जो कहां पर है स्थित है ये बाबा अलमंदेव जल संधि, तो ये यहां पर स्थित है। देखिए जो बाबा अलमंदेव जल संधि की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका के पास पर यहां पर आपको क्या करेगी? ये दिखाई देगी। इसी को क्या बोलते हैं? बाबा अलमंदेव जल संधि कहते हैं। तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो अगर बात की जाए बाबा अलमंदेव की बात की जाए तो यहाँ पे ये कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। ये कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। और इधर क्या है? अदन की खाड़ी है। तो जो बाबा अलमंदेव है ये किसको जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये जो बाबा अलमंदेव जल संधि है ये जो लाल सागर है उसको किससे जोड़ते हैं? अदन की खाड़ी से जोड़ते हैं। और अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो लाल सागर को किससे जोड़ते हैं? ये हिंद महासागर से, जो कि अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं लाल सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? बाबा अलमंदेव जल संधि
जोड़ती है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ती है, बाबा अलमंदेव जल संधि बोलती है। ये एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। तो एशिया का जो यमन देश है उसको किससे अलग करती है, अफ्रीका का जो जिबूती देश है उससे क्या करती है, ये जल संधि अलग करती है। तो जी एशिया का यमन देश और अफ्रीका का जो जिबूती देश है, इन दोनों को जो कौन सी जल संधि अलग करती है, बाबा अलमंदेव जल संधि अलग करती है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित है। जो बाबा अलमंदेव जल संधि है इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित है। तो जो बाबा अलमंदेव जल संधि है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, या हम अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह सकते हैं कि ये लाल सागर को किससे जोड़ता है, हिंद महासागर से जोड़ता है। और ये एशिया का यमन देश को अफ्रीका के जिबूती देश से क्या करती है, ये जल संधि अलग करती है। और इनके बीच में एक पेरिम द्वीप भी पाया जाता है, ये भी याद रखिए, यहाँ पे बीच पर पेरिम द्वीप पाया जाता है, इससे ये क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है और ये जो बाबा अलमंदेव जल संधि है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। किसकी बात करते हैं, जिब्राल्टर जल संधि की। तो अगर बात की जाए जिब्राल्टर संधि, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो अगर बात की जाए जिब्राल्टर जल संधि की, तो अगर वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो जिब्राल्टर संधि कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर। और इधर क्या है, भूमध्य सागर है और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए इससे ऊपर, तो इससे ऊपर यूरोप को किससे अलग करती है, ये अफ्रीका से भी अलग करती है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। कि क्या करती है, जो जिब्राल्टर संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और यूरोप का कौन सा देश यहाँ पर होता है, जो स्पेन देश है उसको अफ्रीका के मोरक्को से क्या करती है, अलग करती है। तो यहाँ पर यूरोप का कौन सा देश रहता है, स्पेन देश है, और यहाँ पर अफ्रीका का कौन सा देश है, मोरक्को देश है। तो ये यूरोप को किससे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है, या हम बोल सकते हैं ये स्पेन को किससे अलग करती है, मोरक्को से अलग करती है। इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है और ये दुनिया का प्रमुख चौक पॉइंट है। मतलब ये दुनिया का प्रमुख चौक पॉइंट है, यहाँ से बहुत व्यापार होता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो व्यापार क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चौक पॉइंट बोला जाता है। और भूमध्य सागर पे प्रवेश का एकमात्र प्राकृतिक मार्ग यही है। तो अगर बात की जाए जो जिब्राल्टर जल संधि है, अगर आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र प्राकृतिक मार्ग है जो जिब्राल्टर जल संधि है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और यूरोप के कौन सा देश को अलग करती है, यूरोप का जो स्पेन देश है उसको अफ्रीका के किससे अलग करती है, मोरक्को देश से अलग करती है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। या एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यूरोप को अफ्रीका से और कौन अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। ये याद रखिए क्योंकि ये कोष्टक में लिखा हुआ है, ये यूरोप का क्या रहता है, देश है। जैसे अफ्रीका का देश मोरक्को है और यूरोप का देश कौन सा है, स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ये भूमध्य सागर की कुंजी है, दुनिया का प्रमुख चौक पॉइंट बोला जाता है और भूमध्य सागर में प्रवेश का एकमात्र प्राकृतिक मार्ग जिब्राल्टर जल संधि है। तो जो जिब्राल्टर संधि है यही एकमात्र प्राकृतिक मार्ग है जिससे आप भूमध्य सागर में क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हारमुज जल संधि की। किसकी बात करते हैं, हारमुज जल संधि की। तो जो हारमुज जल संधि है ये यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में जो हारमुज जल संधि है वो यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वर्ल्ड मैप में जो हारमुज जल संधि है वो कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। इधर फारस की खाड़ी है और इधर किसकी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। और ये किसको जोड़ती है, जो हॉर्मुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है। तो ये कौन सी जल संधि है, ये हॉर्मुज जल संधि है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और अगर बात की जाए परोक्ष रूप से तो जो ये किसको जोड़ती है, अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो परोक्ष रूप से हम ये भी बात कर सकते हैं कि अरब सागर को ये किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ती है। ये भी हम बोल सकते
हैं। ये ईरान और ओमान, जिसको संयुक्त अरब यूएई को क्या करती है, अलग करती है। तो जो हार्मुज जल संधि है ये ईरान को किससे अलग करती है, यूएई से। यूएई से अलग करती है, या यूएई का ओमान देश है उसको भी क्या करती है, अलग करती है। तो ये दोनों देश, क्योंकि छोटा कुछ हिस्सा यहाँ पर यूएई का रहता है और कुछ हिस्सा यहाँ पर किसका है, ओमान का है। तो जो ये हार्मुज जल संधि है ईरान को किससे अलग करती है, यूएई से या ओमान से क्या करती है, अलग करती है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है। जो हार्मुज जल संधि है ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तेल आपूर्ति मार्ग है। तो जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग कौन सा है, हार्मुज जल संधि है। लगभग 20 से 30% कच्चे तेल का परिवहन यहाँ से ही होता है। तो जो ये हार्मुज जल संधि है इसी से दुनिया का लगभग कम से कम 20 से 30% जो कच्चे तेल का परिवहन होता है वो इसी हार्मुज जल संधि से होता है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, या ईरान को किससे अलग करती है, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात या ओमान से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मलक्का जल संधि की। किसकी बात करते हैं, मलक्का जल संधि की। अगर मलक्का जल संधि को आप मैप पे देखोगे तो मैप पे आपको जो मलक्का जल संधि है वो यहाँ पर दिखाई देगी। कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर। ये कौन सी जल संधि है, ये मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो आपको यहाँ पर ये जो जल संधि है कौन सी दिखाई देगी, मलक्का जल संधि। अगर बात की जाए मलक्का जल संधि के बारे में तो ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो जो हमारी मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर को किससे जोड़ती है, दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। जो अंडमान सागर है वो हिंद महासागर का हिस्सा है और जबकि दक्षिण चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो जो मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए कौन कौन से स्थल को ये अलग करती है तो ये इंडोनेशिया को मलेशिया से क्या करती है, अलग करती है। तो जो ये मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया को किससे अलग करती है, मलेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया का सुमात्रा को किससे अलग करती है, मलेशिया का जो मलाया प्रायद्वीप है उससे मलक्का जल संधि क्या करती है, अलग करती है। तो याद रखिए इंडोनेशिया जो कोष्टक में सुमात्रा को मलेशिया से क्या करती है, इसको मलाया द्वीप कहते हैं, को क्या करती है, अलग करती है। और ये सबसे लंबी है। जो ये मलक्का जल डमरू मध्य ये सबसे लंबी जल संधि है और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 800 किलोमीटर है। कितनी है, जो मलक्का जल संधि है इसकी लंबाई, ये सबसे बड़ी जल संधि है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती है, या हम बोल सकते हैं हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। और अगर बात की जाए स्थल की, नहीं, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अगर बात की जाए स्थल की तो ये इंडोनेशिया को किससे अलग करती है, मलेशिया से अलग करती है मलक्का जल संधि। ये सबसे बड़ी जल संधि है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्लोरिडा जल संधि की। किसकी बात करते हैं, फ्लोरिडा जल संधि की बात करते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पर आपको यहाँ पर कौन सी जल संधि दिखाई देगी, फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि, ये जो जल संधि यहाँ पर है इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोरिडा जल संधि कहा जाता है। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो जो ये फ्लोरिडा जल संधि है ये जो मैक्सिको की खाड़ी है इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और अगर बात की जाए स्थल की तो ये फ्लोरिडा को क्यूबा से क्या करती है, अलग करती है। तो जो जल संधि होती है वो समुद्र को या सागर को तो आपस में जोड़ती है लेकिन दो स्थलों को क्या करती है, अलग करती है। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जबकि अगर बात की जाए स्थल की तो फ्लोरिडा को किससे अलग करती है, क्यूबा से अलग करती है। और यहीं से गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी बहती है। और यहीं से मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर की जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो गर्म जलधारा है वो इधर से ही बहती है। तो ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधाराओं में से एक है। तो जो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और बात की जाए स्थल की तो ये फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो यहीं पर बहती है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधाराओं में से एक है।
नेक्स्ट, अब बात करते हैं मोजाविक जल संधि की। किसकी बात करते हैं? मोजाविक जल संधि की बात करते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पर आपको जो मोजाविक जल संधि है वो अफ्रीका में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर ये क्या करती है? दिखाई देती है। इसी को कौन सी जल संधि बोला जाता है? मोजाविक जल संधि कहते हैं। तो जो मोजाविक जल संधि है ये हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जो ये मोजाविक जल संधि है ये हिंद महासागर में स्थित है। ये मोजाविक और मेडागास्कर द्वीप को क्या करती है? अलग करती है। इधर मेडागास्कर द्वीप है और इधर अफ्रीका का कौन सा स्थल है? मोजाविक। तो ये मोजाविक को मेडागास्कर से क्या करती है? मोजाविक जल संधि अलग करती है। ये दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य भी इसको माना जाता है, लेकिन सबसे लंबा जलडमरू मध्य ये नहीं है। जो सबसे लंबा जलडमरू मध्य वो कौन सा है? सबसे लंबा जलडमरू मध्य है वो मलक्का जलडमरू मध्य है। इसको याद नहीं रखिए, ये सबसे लंबा नहीं है। बस इसमें ये याद रखिए ये हिंद महासागर में स्थित है। ये मोजाविका को मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है और यहाँ से मोजाविक जलधारा बहती है। और जो मोजाविक जलधारा है वो भी कहाँ से बहती है? हिंद महासागर की जो मोजाविक जलधारा है वो यहीं से बहती है। और ये किस प्रकार की जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। तो जो मोजाविक जलडमरू मध्य या जल संधि है ये हिंद महासागर में स्थित है। ये अफ्रीका के मोजाविक देश को मेडागास्कर द्वीप से क्या करती है? अलग करती है और यहीं से मोजाविक जलधारा बहती है। और ये जो मोजाविक जलधारा है एक प्रकार की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंग्लिश चैनल की। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है? अलग करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो इंग्लिश चैनल है ये किसको अलग करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? उत्तरी सागर से जोड़ता है। और इसका जो सकरा हिस्सा है उसी को क्या बोला जाता है? डोबर जल संधि। तो जो डोबर जल संधि है ये भी अटलांटिक महासागर को उत्तरी महासागर से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। और इंग्लिश चैनल भी है ये भी अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ता है और ये इंग्लैंड को फ्रांस से क्या करता है? अलग करता है। और ये इंग्लिश चैनल का ही जो सकरा रास्ता होता है उसी को क्या बोला जाता है? डोबर जल संधि कहते हैं। अगर बात की जाए मीर सेन, ये पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को क्या किया था? पार किया था। तो 1958 में मीर सेन पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इसे पार किया। उसके बाद 1959 में पहली भारतीय महिला आरती शाह थी जिन्होंने इस जल संधि को क्या किया था? पार किया था। तो जो इंग्लिश चैनल है ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इसका जो सकरा भाग है उसी को डोबर जल संधि कहा जाता है। मीर सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1958 में इस इंग्लिश चैनल को पार किया था और आरती शाह पहली भारतीय महिला थी जिसने 1959 में इस इंग्लिश चैनल को पार किया था। अब बात करते हैं टॉरस जल संधि की। तो जो टॉरस जल संधि है तो ये कहां पर स्थित है? ये भी अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको ये कहां पर दिखाई देगी? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिखाई देती है। तो जो टॉरस जल संधि अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है। तो जो ये टॉरस जल संधि है ये अरपुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। तो ये टॉरस जल संधि है ये अरपुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। अगर बात की जाए अरपुरा सागर जो हिंद महासागर का हिस्सा है और जो कोरल सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं जो टॉरस जल संधि है वो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये अरपुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से हम ये भी बोल सकते हैं हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसको किससे अलग करता है? पापुआ न्यू गिनी से ये जो टॉरस जल संधि क्या करती है? अलग करती है। तो जो टॉरस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से क्या करती है? अलग करती है। और इसी के अंदर केप यार्क प्रायद्वीप है जिसको ये किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास ही। ये भी याद रखिए ये केप यार्क प्रायद्वीप को किससे अलग करती है? पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है ये केप यार्क प्रायद्वीप। तो केप यार्क प्रायद्वीप को पपुआ न्यू गिनी से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? टॉरस जल संधि है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हडसन जल संधि की। किसकी बात करते हैं? हडसन जल संधि की बात करते हैं। तो हडसन जल संधि को अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पे जो हडसन जल संधि है वो आपको कहां पर दिखाई देगी? यहाँ पर दिखाई। ये कौन सी जल संधि होती है? हडसन जल संधि
कहते हैं। तो जो हडसन जल संधि है ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। तो जो हडसन जल संधि है ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर, जो लैब्राडोर सागर है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसलिए जो हडसन की खाड़ी है या जो हडसन की जल संधि है हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए द्वीपों की तो ये बैफिन द्वीप को क्यूबेक द्वीप प्रायद्वीप से क्या करती है, अलग करती है। जो हडसन जल संधि है ये बफिन द्वीप को क्यूबेक प्रायद्वीप से क्या करती है, अलग करती है, और ये कनाडा में स्थित है। याद रखिए जो हडसन जल संधि कहाँ पर स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये बफिन द्वीप को क्यूबेक द्वीप प्रायद्वीप से अलग करती है और ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मैगेलन जल संधि की। किसकी बात करते हैं, मैगेलन जल संधि की। अगर आप मैगेलन जल संधि को वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर आपको कौन सी जल संधि दिखाई देगी, मैगेलन जल संधि। क्यों, कौन सी जल संधि दिखाई देगी, मैगेलन जल संधि। तो जो मैगेलन जल संधि है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और ये पनामा नहर के निर्माण से पहले जहाजों के लिए क्या था, मुख्य मार्ग था। जो पनामा नहर जो बाद में बनी थी उससे पहले जहाजों के जो उसके लिए जो रास्ता था वो कौन सा था, 1914 में पनामा नहर बन के तैयार हो गई, उसके बाद तो पनामा नहर का यूज होने लग गया। लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो ये जो मैगेलन जल संधि है ये जहाजों के लिए क्या था, मुख्य मार्ग था। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और पनामा नहर के निर्माण से पहले जहाजों के लिए मुख्य मार्ग था। ये दक्षिण अमेरिका के चिली क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका का जो चिली क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। ये दक्षिणी अफ्रीका की मुख्य भूमि को तिएरा डेल फुआगो द्वीप समूह से क्या करती है, अलग करती है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि है उसको तिएरा डेल फुआगो द्वीप समूह से अलग करती है। इसका नाम फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया, जो 1520 में इसकी यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। जो ये मैगेलन जल संधि है इसका नाम फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया, जो 1520 में इसकी यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। इसी को क्या बोला जाता है, मैगेलन जल संधि बोला जाता है। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और पनामा नहर के निर्माण से पहले जहाजों के लिए क्या था, मुख्य मार्ग था। ये दक्षिण अमेरिका के चिली क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को तिएरा डेल फुआगो द्वीप समूह से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, अब बात करें बोस्पोरस जल संधि की। तो जो बोस्पोरस जल संधि अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पर आपको कहां पर दिखाई देगी, बोस्पोरस जल संधि यहाँ पर दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये यूरोप के पास में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, बोरस जल संधि दिखाई देगी। तो जो बोरस जल संधि है ये काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो जो बोस्पोरस जल संधि है ये काले सागर को किससे जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ता है और डार्डानेल्स जलडमरू के माध्यम से आगे भूमध्य सागर से भी जोड़ता है। और आगे किससे जोड़ता है, ये डार्डानेल्स ये एक जल संधि है, उससे आगे जाकर के ये किससे जोड़ देता है, भूमध्य सागर से जोड़ देता है। तो ये काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि बोस्पोरस जल संधि है और जाल्डेनस जल संधि के माध्यम से आगे भूमध्य सागर से क्या होती है, ये जुड़ती है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डाल्डेनस जल संधि, बस इतना याद रखिए जो बोस्पोरस जल संधि है ये मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है और ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। जो बोस्पोरस जल संधि है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है और तुर्की के इस्तांबुल शहर को दो भागों में विभाजित करती है। और ये तुर्की का यहाँ पे इस्तांबुल शहर है, उसको ये जो बोस्पोरस जल संधि है दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इसे दुनिया के सबसे सक्रिय जल संधियों में से एक माना जाता है। जो बोस्पोरस जल संधि है इसको क्या माना जाता है, ये दुनिया की सबसे सक्रिय जल संधि है और सबसे छोटी जल संधि है। तो ये जो सबसे सक्रिय जल संधि है, जो सक्रिय जल संधि है वो बोस्पोरस जल संधि है और सबसे चौड़ी कौन सी है, डेविस जल संधि, और सबसे बड़ी कौन सी है, मलक्का जल संधि है। तो याद रखिए जो बोस्पोरस जल संधि है ये दुनिया की सबसे सक्रिय जल संधियों में से एक है। ये एशिया और यूरोप को अलग करती है और ये तुर्की के इस्तांबुल शहर को दो भागों में विभाजित करता है। ये काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है।
तो अभी तक हमने पूरी जल संधियों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं टेबल के रूप में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस टेबल को भी याद कर लेते हो तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें पाक जल संधि की, तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। तो जो पाक जल संधि है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है और ये भारत और श्रीलंका के कहाँ स्थित है, बीच में स्थित है। बात की जाए मलक्का जल संधि की, तो ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ये इंडोनेशिया को मलेशिया से क्या करती है, मलक्का जल संधि अलग करती है। ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। बात की जाए जिब्राल्टर जल संधि की, तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पर यूरोप का स्पेन देश और अफ्रीका का मोरक्को देश क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इन दोनों को क्या करती है, ये अलग करती है और इसे भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। अगर आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो आप इसी जिब्राल्टर संधि से प्रवेश कर सकते हो। तो जिब्राल्टर संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। यूरोप का जो स्पेन देश है उसको अफ्रीका के मोरक्को से क्या करती है, अलग करती है। बात की जाए बेरिंग जल संधि की, तो ये बेरिंग सागर को चूकी सागर से जोड़ती है। ये रूस को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है, अलग करती है। तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और एशिया का कौन सा देश को, रूस को। कौन सा देश, एशिया का जो रूस है उसको उत्तरी अमेरिका के अलास्का से क्या करती है, अलग करती है। और ये बेरिंग जल संधि है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है, समांतर है। एक बात याद रखिए, जैसे मैं एशिया बोल रहा हूं ना, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, लेकिन एशिया का कोई ना कोई देश तो होगा ना, तो जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो उसका देश लिखा हुआ है, उस देश को। और जो दूसरा उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का देश है उसको क्या करती है, अलग करती है। तो जब मैं एशिया से उत्तरी अमेरिका को अलग करने की बात कर रहा हूं तो आप ये समझिए कि रूस को भी अलास्का से ये क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट बाबा अलमंडेव जल संधि की, तो जो बाबा अलमंडेव जल संधि है लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है। ये एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। और एशिया का कौन सा देश, यमन को जिबूती, यहाँ पर अफ्रीका का देश है, उसको क्या करती है, ये अलग करती है। और जो बाबा अलमंडेव है इसको क्या कहा जाता है, आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बात की जाए हार्मुज जल संधि की, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये ईरान और ओमान या यूएई को क्या करती है, अलग करती है। तो जो हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये ईरान और ओमान या यूएई, ओमान और यूएई दोनों को ईरान से क्या करती है, हार्मुज जल संधि अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा जो तेल आपूर्ति मार्ग है, 20 से 30% जो तेल है वो इसी जल संधि से होकर के आता है। बात की जाए डोबर जल संधि की, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये जोड़ती है। जो डोबर जल संधि है जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करती है, अलग करती है। ये यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। बात की जाए डेविस जल संधि की, तो ये बेपिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये ग्रीनलैंड को कनाडा से क्या करती है, डेविस जल संधि अलग करती है। और ये सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो डेविस जल संधि है। ये बेपिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग कर जोड़ती है और ये ग्रीनलैंड को कनाडा से क्या करती है, अलग करती है। बात की जाए फ्लोरिडा जल संधि की, तो ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे अलग करती है, क्यूबा से अलग करती है। और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो यहाँ फ्लोरिडा जल संधि के पास ही बहती है। बात की जाए टॉरस जल संधि की, तो यह अरपुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और यह ऑस्ट्रेलिया को पापुआ गिनी से क्या करती है, अलग करती है। तो जो टॉरस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करती है, पापुआ गिनी से अलग करती है और यह ऑस्ट्रेलिया के कहां पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। बात की जाए बौद्ध जल संधि की, तो यह तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करती है, अलग करती है। अगर बात की जाए इसकी स्थिति की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। जो टॉरस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और जबकि जो बौद्ध जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। बात की जाए हडसन जल संधि की, तो ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये कनाडा और बेपिन द्वीप को क्या करती है, अलग करती है। किसको करती है, कनाडा से बेपिन द्वीप को ये अलग करती है और ये कनाडा के आंतरिक भाग में स्थित है। तो अभी तक हमने पूरी जल संधियों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं।
सबसे पहले जल संधि किन निकायों को जोड़ती है? तो ये दो समुद्रों और महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। और दो स्थलों को क्या करती है? अलग करती है। तो जो जल संधि बोलो या जल डमरू मत बोलो, ये एक सकरा जलमार्ग होता है, दो बड़े जल निकायों को क्या करता है? जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ता है? देखिए, मैं जल डमरू की जगह जल संधि यूज करूंगा, तो जल संधि का मतलब जल डमरू मध्य होता है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, यह किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और एक बात याद रखिए, ये यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है? अलग भी करता है। और भूमध्य सागर में अगर आपको प्रवेश करना है, तो जो जिब्राल्टर संधि है, जो भूमध्य सागर की क्या है? कुंजी है। बात की जाए बेरिंग जल संधि की, तो ये कौन से दो देशों को अलग करती हैं? तो जो बेरिंग जल संधि है, ये रूस को अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। अगर बात की जाए द्वीप की, तो एशिया महाद्वीप को किससे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बात की जाए पाक जल संधि की, तो ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जो पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। मलास्का जल संधि किन महासागर को जोड़ती है? तो जो मलास्का जल संधि है, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि किस देश में स्थित है? अगर बात की जाए बोस्पोरस जल संधि की, तो जो बोस्पोरस जल संधि है वो कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। और ये तुर्की के इस्तांबुल देश को कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में। इस्तांबुल जो जगह है उसको दो भागों में विभाजित करती है। हार्मुज जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो जो हार्मुज जल संधि है, वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अरब सागर भी हम बोल सकते हैं। तो जो हार्मुज जल संधि है, वो फारस की खाड़ी को अरब सागर या ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। टॉरेंस जल संधि किन भूभागों को जोड़ती है? तो जो टॉरेंस जल संधि की बात की जाए, तो ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से क्या करती है? दो भूभागों के क्या है? ये बीच में है। तो जो टॉरेंस जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है, मतलब उत्तर में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो जो जिब्राल्टर संधि है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग करती है? जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? इसको कुंजी कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किन महासागर को जोड़ती है? तो जो बेरिंग जल संधि है, ये आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो जो पाक जल संधि है, ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि का महत्व क्या है? तो जो मलक्का जल संधि है, वो व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विश्व व्यापार का क्या है? प्रमुख मार्ग है। हार्मुज जल संधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हार्मुज जल संधि से विश्व का 20 से 30% क्या जाता है? तेल इसी से होकर के निकलता है, इसी जहाजों से, इसी जल संधि से होकर निकलता है। इसलिए हार्मुज जल संधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोस्पोरस जल संधि किन समुद्रों को जोड़ता है? तो जो बोस्पोरस जल संधि है, वो किन समुद्रों को जोड़ती है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर को बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है। जल डमरू मध्य का मुख्य उपयोग क्या है? तो जल डमरू मध्य का मुख्य उपयोग खेती के लिए नहीं होता, ना ही बिजली के लिए, ना ही खनन के लिए। किसके लिए होता है? परिवहन के लिए होता है। सबसे सकरा जल संधि कौन सी मानी जाती है? तो जो सबसे सकरी जल संधि है, वो पाक जल संधि भी माना जाता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको बोस्पोरस जल संधि दी हुई है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? बोस्पोरस रहेगा। अगर एग्जाम में अगर बोस्पोरस जल संधि दी हुई है, तो सबसे सकरी बोस्पोरस जल संधि रहेगी। और अगर एग्जाम में बोस्पोरस जल संधि नहीं दी हुई है, तो कौन सी रहेगी? पाक। और अगर बोस्पोरस भी दी हुई है और अगर पाक भी दी हुई है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? बोस्पोरस जल संधि का रहेगा। कौन सा रहेगा? बोस्पोरस। सबसे सक्रिय जल संधि बोस्पोरस है। और अगर बोस्पोरस नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? पाक जल संधि रहेगा। हॉर्मुज जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, ये कहां, किस देशों के बीच में स्थित है? ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। मलक्का जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? तो जो मलक्का जल डमरू मध्य है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।